तो बच्चों हमने वी हैव सीन दिस फॉर्मूला फॉर पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। ये फॉर्मूला हमने देखा था, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो कोई भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो टाइम पीरियड होता है डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। मतलब पहली चीज आपको ये समझनी है कि इसका भी उतना ही टाइम पीरियड होगा और इसका भी उतना ही टाइम पीरियड होगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? इतना लो तुम या फिर इसका एम्पलीट्यूड तुम इतना ले लो, तो उन सबका टाइम पीरियड सेम ही रहने वाला है। ओनली थिंग इज ये थोड़ा फास्ट मूव करेगा, ये थोड़ा स्लो मूव करेगा। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड को। दिस वी हैव सीन इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर तुम इस ये जो फॉर्मूला है ना t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, तो एक्चुअली रूट ऑफ g की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर होती है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। l की वैल्यू अगर तुमने 1 मीटर ले ली तो ये जो टाइम पीरियड है कितना आ जाता है 2 सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, दिस इज नोन एज सेकेंड्स पेंडुलम। व्हाई वी से इट सेकेंड्स पेंडुलम? अगर आप देखो तो इसका जो एक ऑसिलेशन है, मतलब एक ऑसिलेशन कब होगा? सपोज मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लेके वो यहाँ तक जब जाएगी वॉच तुम्हारी, तो ये 1 सेकंड में जाएगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जब आएगी तो भी वो 1 सेकंड में आएगी। ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं आई? समझ यस में? सर। यहाँ से यहाँ तक यस। जाने में 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 सेकंड, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। एक जो ऑसिलेशन है इसका कितना टाइम ले रहा है? 1 सेकंड ले रहा है। ये बात बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको मेंस में। ठीक है, आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विल सी दैट। ओके, सो नाउ वी वर सीइंग कि व्हेन क्लॉक विल लूज टाइम एंड व्हेन क्लॉक विल गेन टाइम। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना कि एक पर्टिकुलर जो भी लेंथ है इसकी, जिस पर हमें 1 सेकंड मिल रहा है, मान लो 1 मीटर है ये लेंथ। अब अगर तुम 1 मीटर से इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर दोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अगर तुम 1 मीटर से इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर दोगे तो आपको नहीं लगता ये जो टाइम पीरियड है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसकी जो लेंथ है इसको मान लो मैं बोल देता हूँ 0.98 अभी होगी, करेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब विंटर में क्या होती है, चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना टाइम पीरियड हो गया, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 0.98, तो ये हो गया 1.97। मतलब अभी अभी 1 सेकेंड के लिए इसको ऑलमोस्ट 1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड नहीं लगेगा, एक ऑसिलेशन के लिए इसको 1 सेकेंड नहीं लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड से कम लगेगा। ठीक है ना? समझ में आ रही बात की नहीं है? दो ऑसिलेशन के अभी इसको, इफ आई जस्ट कंसीडर 1 and 2, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, इसको आने में इसको 1.97 सेकेंड्स लग रहा है, विच इज लेस देन 2 सेकेंड। तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है टाइम का कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज लूजिंग टाइम और इट इज गेनिंग टाइम। इट इज लूजिंग टाइम और इट इज गेनिंग टाइम। इट इज, यस, तो इस वाले ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर, ये वन लेस देन 1 सेकेंड वाला है, वी से दिस इज गेनिंग टाइम। वो लिखा है ना, ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन टेक्स लेस देन 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं बोला लूजिंग टाइम, तो लूजिंग टाइम में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लेंथ 2 इंटू मान लो 1.02 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.02 कितना है ऑलमोस्ट, ये 2.01 आ रहा है, 2.02 आ रहा है सेकंड से आसपास। तो ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे 0.02 सेकंड से टाइम इज गोइंग मोर, करेक्ट। सो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इट इज लूजिंग टाइम। व्हाई वी से इट लाइक दिस? मैंने क्या बताया था आपको, लॉजिक क्या दिया था आपको मैंने? देखो एक दिन में कितने ऑसिलेशन होंगे? एक दिन में इतने ऑसिलेशन होंगे, 43200 ऑसिलेशन, 24 इंटू 16 इंटू 60। ठीक है, आपकी जो क्लॉक है वो मान लो 24 आवर्स में जो जितना भी टाइम वो मेजर करेगी, वो इतने ऑसिलेशन होने चाहिए एक दिन में।
तो जब तुम एक इतने ऑसिलेशंस काउंट कर लोगे, ठीक है, तो व्हाट यू विल से कि अभी एक दिन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जब तुमने इतने ऑसिलेशंस काउंट कर लिए तो तुम बोलोगे एक ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मेरा अगर मेरा टाइम पीरियड मतलब क्या बोलते हैं 1.99 सेकेंड है, यहाँ पर देखा था 1.97 ऐसा कुछ तो है, तो ऑब्वियसली देखो ये इससे ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, करेक्ट ना? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई 86400 सेकेंड्स के लिए इसको 43200 ऑसिलेशंस कराने पड़ेंगे हमें, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 86400 सेकेंड्स के लिए कितने ऑसिलेशंस कर दी ये घड़ी? 86400, ये 1.99 ऑसिलेशंस करे, मतलब जो एक टाइम पीरियड है वो दैट इज टेकिंग 1.99 सेकेंड्स। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे इससे तो कितना, व्हाट नंबर यू विल गेट? यू विल गेट 43417, which is more than this। देखो, I'll just try to again explain this fact। देखो बच्चों, एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86400 सेकंड्स। तो अगर 2 सेकंड के हिसाब से तुम देखो, अगर मान लो एक सेकंड्स पेंडुलम अगर हम लेते हैं तो इतने ऑसिलेशन होने चाहिए थे, 43200 ऑसिलेशन होने चाहिए थे, 43,200 ऑसिलेशन होने चाहिए थे। लेकिन अभी मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया? मेरा टाइम पीरियड हो गया 1.99 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली जब तुम 86400 को 1.99 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? तुम्हारा इतना आ जाएगा, which goes to show it has gained some oscillation, some number of oscillation it has gained। ठीक है, और उसी तरह लूजिंग टाइम में क्या होगा? लूजिंग टाइम, वाई वी से इट इज लूजिंग टाइम, तो ये समझ में आया, इट इज गेनिंग टाइम, it is gaining time। and losing time, why we say this losing time? because एक ऑसिलेशन 2 सेकंड से ज्यादा ले रहा है। तो अभी जब तुम इसको 86400 को 2 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, डिवाइड 2.02 और समथिंग लाइक दैट, तो अभी तुम्हारा ये जो नंबर आएगा, देखो इसको करके देखो आप, 86400 डिवाइडेड बाय 2.02, ये कितना आता है? 42772। तो ये आता है अपना 42772, ये इतना आता है। ये कितना आ रहा था? 1.99 से 43417। तो बच्चों एक जगह क्या हुआ, जब हमारा टाइम व्हेन लेट्स से पेंडुलम कॉन्ट्रैक्टेड और एनीथिंग जिसकी वजह से टाइम पीरियड कम हो गया, करेक्ट, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि हमें फोर्थ एक दिन में ये जो वॉच है इट इज टेकिंग 43417 ऑसिलेशंस, ठीक है, which is more than these oscillations, so we say it is gaining time। और अगर मेरा 2 से ज्यादा हो गया तो इससे कम आ गया oscillations, तो we say it is losing time। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। गेनिंग टाइम और लूजिंग टाइम का कंसेप्ट। ओके, नाउ आई हैव आस्क्ड यू कि वॉच जो है वो फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? ठीक है, वॉच जो है वो फास्ट हो जाएगी कि स्लो हो जाएगी? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, आप इसको सोचो अभी, एंड हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो वॉच है वो स्लो होगी कि फास्ट होगी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। चलो, तो बच्चों टू समराइज क्या, सेकेंड पेंडुलम में क्या होता? पहले तो पेंडुलम हमने देखा, ध्यान से सब चीजें लिख लो अगर नहीं लिखी है आपने तो। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g, ठीक है, और हमने क्या देखा, अगर हम लेंथ को 1 मीटर कर देते हैं तो यहाँ पे टाइम जो होता है वो 2 सेकेंड के बहुत ही क्लोज आ जाता है, करेक्ट, एंड वी से दिस एज सेकेंड्स पेंडुलम। L is equal to 1 पे हमें क्या मिलता है? सेकेंड्स पेंडुलम। दैट मीन्स फॉर वन ऑसिलेशन कितना टाइम पीरियड लगेगा हमें? T is actually 2 seconds, ठीक है। और अगर हमने क्या देखा था, इफ L is less than 1 मीटर, तो जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा? अगर मान लो L is less than 1 मीटर, तो टाइम पीरियड will also be less than 2 seconds ना। तो यहाँ पे क्या होता है? इट गेन्स टाइम। आपको आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा, बाय दिस इट इज गेनिंग टाइम। एंड इफ L is greater than 1 मीटर, then time is
greater than 2 seconds and we say it is losing time. ठीक है, are you all able to read this? ठीक है बच्चों, T is 2 pi root of L by G. तो यहाँ पे ऑब्वियसली 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ऑब्वियसली लेंथ हैज टू बी 1 मीटर, हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे ना. करेक्ट टाइम मींस व्हाट, at T at L is equal to 20, length is 1 मीटर. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2 पाई रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे जो L है ना, अच्छा देखो आपको ये फॉर्मूला भी मालूम होगा. मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ L40 is equal to L20 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे 20 आ जाता है. यू नो दिस फॉर्मूला बच्चों, मालूम है आपको? Yes, ये sir. हाँ, यहाँ पे डेल्टा टी लेते हैं, यहाँ पे हम डेल्टा टी लेते हैं, कितना एक्सपेंशन हुआ है उसकी लेंथ में, उसके लिए हम यहाँ पे डेल्टा टी लेते हैं. ठीक है, तो डेल्टा टी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 40 to 20, करेक्ट. तो कितना आ गया, L at 20 times 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन जी. ठीक, अच्छा देखो L तो 20 पे 1 मीटर था. ठीक है, तो 1 मीटर है, तो यहाँ पर इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो कि देखो T इज इक्वल टू 2 पाई L20 बाई जी और 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी. देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस बच्चों बताओ, लिख सकते हैं इस तरीके से? से यस नो समथिंग. Yes, sir. और ये देखो ये L20 पे थे, तो विच इज ऑब्वियसली 1. तो देखो ये कितना हो गया, इसको हम बोल देते हैं दिस इज मान लो ओरिजिनल टाइम T नॉट. ठीक है, इसको तो टाइम का देखो क्या रिलेशन आ गया, T इज इक्वल टू T नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू द पावर हाफ. और आपको मालूम है बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर हमारा x बहुत ही छोटा होता है, ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल ना, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁶ इस सब के बीच में होती है. तो अगर ऐसा है मेरा, तो वी कैन ऐड 1 प्लस n टाइम्स x, लिख सकते हैं. सो t इज इक्वल टू T नॉट 1 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो सब वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे. ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. चलो तो टी नॉट अपने कितना 2 सेकेंड्स आ रहा था ना, एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो कितना आ रहा था, 2 सेकेंड्स आ रहा था. तो जल्दी से पुट करो, बताओ क्या वैल्यू आ रही है. अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो करीब मैं ही कर देता हूँ. टी नॉट की वैल्यू थी 2 सेकेंड्स, 1 प्लस हाफ अल्फा कितना दिया है इसने, अल्फा की वैल्यू है 1.2 into 10⁻⁵ तो डेल्टा टी है 20. 2 सेकेंड्स की वजह इतना सेकंड अभी है, कितना आता है ये 0.2 into 10⁻⁴ डायरेक्टली लिख देते हैं. ठीक है, तो एक मतलब एक बार उसको एक्सट्रीम मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट फॉर 0.00012 सेकेंड्स. ठीक है, समझ में आई बात? एक इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा 1 सेकेंड के लिए. ठीक है, 1 सेकेंड पे इतना उसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो इतना इट हैज लॉस्ट और गेन्ड. क्या हुआ यहाँ पे, टाइम इज लॉस्ट और टाइम इज गेन्ड. we say
क्या हो रहा है बच्चे? लॉस्ट। लॉस्ट हो रहा है यहाँ पे टाइम, वेरी गुड, टाइम इज लॉस्ट ओवर हियर। ठीक है, और अब देखो, तो ये 1 सेकंड पर आ गया इतना टाइम लॉस्ट, करेक्ट। और हमें क्या, हमें 24 घंटे में निकालना है कितना टाइम लॉस्ट हुआ है, ठीक है ना, 24 घंटे में कितना टाइम लॉस्ट हुआ है। तो 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू, मैं इसको करूँ 0 0 0 0 1 2, तो कितना आता है, 3600 इंटू 24 इंटू 0 0 0 1 2, तो ऑलमोस्ट ये 10.368 सेकंड आता है। तो अब बताओ मुझे, अब बच्चों बताओ, अब ये 10.368 सेकंड से वॉच तुम्हारी स्लो हो जाएगी या वॉच तुम्हारी फास्ट हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये मेथड सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि जैसा मैंने किया है। एक बार देखो और बताओ मुझे, कुछ डाउट है तो पूछ लो। और आपको बताना है मुझे कि अभी इतने 10.368 सेकंड, तो फास्ट का मतलब क्या होता है, होप मालूम होगा, घड़ी तो देखना सबको आता है। अभी सपोज अभी एग्जैक्ट टाइम 12 बज रहा है, ठीक है, या सपोज 1 बज रहा है अभी, ठीक है, चलो 1 बजे का एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन तुम्हारी घड़ी दिखा रही है 12:55, तो तुम क्या बोलोगे, वॉच इज स्लो और वॉच इज फास्ट। वॉच आपकी ये दिखा रही है अभी 1 PM हो रहा है, लेकिन वॉच तुम्हारी 12:55 PM दिखा रही है, तुम क्या बोलोगे, वॉच इज स्लो और वॉच इज फास्ट, जल्दी से बताओ। सर फास्ट। फास्ट बोलोगे? सर स्लो। घड़ी देखने नहीं आती, किसने बोला फास्ट? घड़ी तो देखने सबको आती होगी, कोई सी भी वॉच रहने दो, डिजिटल रहने दो, कुछ कितना भी रहने दो। सपोज 1 बजे कोई मैच, दे सम मैच विच इज शेड्यूल्ड एट 1 PM, ठीक है, और तुम्हारी घड़ी में 12:55 दिखा रहा है, तो मैच तो शुरू हो गया होगा ना 12:55 पे, मतलब तुम्हारी वॉच ने तुम्हें टाइम जो है वो स्लो दिखा दिया है कि नहीं है, तो दिस इज स्लो। और अगर तुम्हारे अभी 1 बजे या 1 बजे कोई तुम्हारी बस आ रही है, कोई लोकल आ रही है, करेक्ट, तो घड़ी ने तुम्हारी 1:05 दिखा दिया, तो दिस मीन्स इट इज फास्ट। ठीक है, तो अपनी घड़ी को क्या करते हो, फास्ट करते हो या स्लो करते हो, तुम अपनी घड़ी को, तुम अपनी घड़ी को फास्ट करते हो ना। घर में भी आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अगर 1 बजे तो उसको थोड़ा 10 मिनट आगे कर देते हैं, नहीं, करेक्ट, समझो तुम्हारी लोकल है, 1 बजे की लोकल है तुम्हारी, और तुम्हारी घड़ी 11:55 दिखा रही है, तुम 11:55 को घर से निकलोगे तो तुम्हारी लोकल तो छूट जाएगी, है कि नहीं है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो अगर 12:55 हो रहा है दैट मीन्स वॉच इज स्लो, अगर 1:05 हो रहा है दैट मीन्स वॉच इज फास्ट। ठीक है, तो जब हमारा टाइम लॉस्ट हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर वॉच जो है वो स्लो होगी या वॉच फास्ट होगी, जल्दी से बताओ बच्चों मुझे। तो हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हारा टाइम लॉस्ट होता है तो वॉच स्लो होती है, और जब भी टाइम गेन होता है तो वॉच तुम्हारी हमेशा फास्ट हो जाती है। रीजन क्या मालूम है, सपोज तुम इसको 1 मिनट से समझो फिर आप इसको समझ सकते हो। सपोज तुम्हारी तुम्हारी जो वॉच है विच इज अ फॉल्टी वॉच, उसमें तुम्हारा जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड की जगह तुम्हें 1.1 सेकंड दिखा रही है वो वॉच। 1 सेकंड जो होता है उसकी जगह 1 सेकंड ना मेजर करके एक टिक, जैसे करेक्ट वॉच में 1 टिक विल बी, टिक मतलब हो गया टिक 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 टिक, ऐसे घड़ी चलती है ना, करेक्ट, तो एक टिक अगर 1 सेकंड सही वॉच में है, तुम्हारी वॉच में 1.1 सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 1 टिक। ठीक है, ठीक, तो अब देखो, अब जब इसने 60 टिक कर लिए होंगे सही वाली वॉच ने, ठीक है, ये सही वाली वॉच है, सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज फॉल्टी वॉच, 1.1 सेकेंड, दिस इज अ फॉल्टी वॉच। ठीक है, तो इसको 1 मिनट के लिए कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में, इसको 60 सेकेंड्स लगेंगे, हो गया, 1 मिनट हो गया, लेकिन इसको सोचो कितना टाइम लगेगा, इसको लगेंगे 66 सेकेंड्स। मतलब जब ये एक जब तुम्हारी ये वाली वॉच 0.0 क्या बोलते हैं, जब एक्चुअली में यहाँ पे 60 सेकेंड्स हो जाएंगे सही वाली वॉच में, तो यहाँ पे केवल कितने सेकेंड यूज होंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से
6 सेकेंड्स और हटा दो, तो ये मेरे ख्याल से 0 पॉइंट, ऐसे तो नहीं बता सकते कितना टाइम होगा, बट Sir, जब one. यहाँ पे, हाँ, जब यहाँ पे 1 मिनट हो जाएगा, देखो पॉइंट इज जब यहाँ पे, हाँ क्या बोल रहा, Sir, 1 minute 6 seconds. हाँ यस, तो जब यहाँ पे 1 मिनट 6 सेकेंड्स होंगे, तब यहाँ पे केवल 1 मिनट ही होंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ऑब्वियसली अब तुम्हारा, मैंने आपको बताया था, अगर 1:06 हो रहा है यहाँ पे और तुम्हारी वॉच 1 मिनट दिखा रही, मतलब वो स्लो हो गई ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जस्ट लाइक वॉच से इसको कंपेयर करो, 1 बज रहा है, घड़ी तुम्हारी 12:55 दिखा रही, मतलब वॉच जो है वो स्लो हो गई। अभी जो सही वाली वॉच है वो 1:06 टाइम दिखा रही है, लेकिन तुम्हारी वॉच तुम्हें 1 मिनट टाइम दिखा रही है, मतलब क्या हुआ, वॉच तुम्हारी स्लो हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो दिन भर में तुम्हारी ये जो पेंडुलम वाली वॉच है वो कितने से स्लो हो जाएगी, वो 10.368 सेकेंड से स्लो हो जाएगी। इसी तरह फास्ट वॉच, मतलब वॉच फास्ट कब होगी, जब इट विल गेन टाइम। गेन टाइम मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज 1 मिनट तुम्हारी जो करेक्ट वॉच है, दिस इज फॉर करेक्ट वॉच, ठीक है, 1 मिनट, तो यहाँ पे 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 टिक, दिस इज फॉर करेक्ट वॉच। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 0.8 सेकेंड्स पे 1 टिक हो रहा है, तो दिस इज फॉल्टी वॉच अगेन। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे 60 सेकेंड होंगे, ठीक, जब यहाँ पे 60 सेकेंड होंगे, तो यहाँ पे कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, एक्चुअली में कितने सेकंड्स होंगे यहाँ पे, तो 60 इंटू 0.8 विच इज 48 सेकंड। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो मतलब जब ये when actually में when this reads 48 seconds, करेक्ट, जब यहाँ पे 48 सेकेंड्स का रीडिंग आएगा, जब यहाँ पे तुम्हारा रीडिंग कितना होगा बच्चों, 48 सेकेंड्स का, तो यहाँ पे कितना रीडिंग आएगा, यहाँ पे रीडिंग आएगा 160 सेकेंड्स का, मतलब इसे 60 सेकेंड पहले प्रिडिक्ट कर दिया, 48 सेकेंड जब हुए तब इसने बोले कि अभी 60 सेकेंड हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, वॉच जो है मेरी फास्ट हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको फास्ट कब होगी वॉच, स्लो कब होगी वॉच, उसका जो एग्जाम्पल हमने लिया समझ में आया। देखो अभी तक जो हमने जितने पेंडुलम और जो मास और स्प्रिंग वाले जो ऑसिलेटर्स देखे हैं, करेक्ट, दे वर जस्ट काइंड ऑफ लीनियर, मतलब ऐसे एक पॉइंट से, ठीक है। तो देखो टॉरिशनल पेंडुलम क्या होता है, ये ना एक इस तरह का एक मैं आपको चाहिए तो इसका वीडियो भी दिखा देता हूँ, इस तरह का एक डिस्क रहता है, ठीक है, और इसको तुम स्लाइटली वैसे घुमाते हो ना, तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, मतलब इट विल जस्ट ऑसिलेट लाइक दिस। आई विल जस्ट शो यू सम इमेजेस ऑफ दिस। सो सी दिस, The torsion pendulum simulation will help to analyze various aspects of the torsion oscillation of a string in a different medium. A body which is suspended by thread or wire twists the suspension first in one direction and then in reverse direction. But the center of the gravity of the body remains at one place at all the time. Such an oscillation is called torsional oscillation. Torsion pendulum consists of a massive disc or cylinder of dumbbell suspended by a thin uniform wire which is firmly fixed to a rigid support. The mass is rotated towards a small angle देखा around the हमने? wire at तो ये देखा सबने कि नहीं देखा? the axis and released. देखो यहाँ पर क्या होता है, जब तुम इसको रोटेट करते हो ना, तो ये वाली जो लाइन है ना, रेफरेंस लाइन जो लिखा है, वो पहले यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग कैसे इसमें रोटेशन हो रहा होगा? ये जो रेफरेंस लाइन है ना इस डिस्क की, ये पहले तो यहाँ जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आएगी,
तो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ, जस्ट लाइक इन योर इस वाले, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर तो इसमें बस वैसा ही है ना कि इस तरह का मास होता है, डिफरेंस तो वही है ना। हाँ, बट दिस इज अ, जो हम लोगों ने पेंडुलम में देखा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टॉरिस्नल एंड दिस, जो अपना सिंपल पेंडुलम है, टॉरिस्नल इज जस्ट लाइक दिस बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे डिस्क का, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है, बट यहाँ पे पॉइंट मास का रोटेशन हो रहा है। ये पूरी की पूरी डिस्क का रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट मास नहीं है, ये एक पूरी डिस्क है जिसका रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें फिर रोटेशन वाले जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब, तो वो सब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? टॉरिस्नल पेंडुलम क्या होता है बच्चों? सर मतलब लेकिन वो जो रेफरेंस लाइन है सर, फिर वो अलग से कोई ऑब्जर्वर रखता होगा ना, क्योंकि उस पे हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना। हाँ, वो रहती ना, यू कैन जस्ट एक लाइन बना लो वहां पे, रेफरेंस लाइन, और सर उसको ड्रॉ स्लाइटली कैसे कर घुमाओ। सकते सर लाइन को? तो वो तो पेंडुलम के साथ ही हिलेगी ना फिर। नहीं तो तुम कहीं पे भी लाइन बना लो ना यहाँ पे, तो बिकॉज दिस इज, देखो पूरा का पूरा चीज रोटेट कर रहा है ना। तुम अगर यहाँ पे कहीं पे भी लाइन बनाते हो, तो मान लो एक लाइन यहाँ पे बना देते हो, ठीक है, ये भी सेम रोटेशन करेगी। अच्छा सर, ये रोटेट कर रहा है क्या? वो मुझे लगा इसके पेंडुलम। अबाउट ऐसे रोटेट, ये ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करते, वो पेंडुलम ऐसे ऐसे हाँ मुझे रोटेट नहीं वैसा करता, लगा। ओके सर, सॉरी सर। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये कैसे रोटेट करे, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं आई? समझा ना बच्चों सबको क्या होता है टॉरिस्नल पेंडुलम? We have to determine the rigidity modulus of the material of a given wire using torsion pendulum. ഇതാണ് ഒരു ടോർഷൻ പെൻഡുലം. സോ ടോർഷൻ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെവി ഡിസ്ക് ഈ സസ്പെൻഡഡ് യൂസിങ് എ തിൻ വയർ. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടോർഷൻ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ചക്കുണ്ട്. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടോർഷൻ പെൻഡുലം. നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അടുത്തത് ഈ ഡിസ്കിനെ ഒരു ചെറിയ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ പോയി തിരിച്ച് ഈ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ. നമ്മൾ 20 ഓസിലേഷൻ ഉള്ള ടൈം ഒരു, तो यू सॉ कैसे ऑसिलेट हो रही है ना? तो आपको समझ में आ गया टॉरिस्नल पेंडुलम जो रोटेट कैसे होता है, ठीक है? तो अब इसमें अब हम यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इसका टाइम पीरियड, हम कैसे निकालेंगे टॉरिस्नल पेंडुलम का? यस, तो आप इस टॉरिस्नल पेंडुलम को किससे कंपेयर कर सकते हो मालूम है? किससे कंपेयर करोगे? सर टॉर्क तो लग रहा है यहाँ पर, आप टॉर्क तो हमें लगाना ही पड़ेगा, पर किस सिस्टम से कंपेयर कर सकते? लेट मी सी हाउ मच यू हैव गेन मैच्योरिटी इन मैकेनिक्स। अगर आपने रोटेशन अच्छे से नहीं पढ़ा तो नहीं बता पाओगे। इसको हम एक स्प्रिंग वाले सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं ना। देखो मैकेनिक्स में ये जो सिस्टम है किससे कंपेयर करना है, ये भी आपको थोड़ा सोचना आना चाहिए, ठीक है? ये वाला जो सिस्टम है इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? कि स्प्रिंग से कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक स्प्रिंग होती है ना, देखो मैकेनिक, देखो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काफी हद तक एनालॉगस है एक दूसरे से ना, करेक्ट नो? जो रोटेशनल में होता है वो उसको आप ट्रांसलेशनल में भी उसको आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई चीज एक पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे मूव करे सर्कुलर वे में, तो ट्रांसलेशनल में कैसे होगा? ऐसे मूव करेगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पर आप क्या लेते हो? डेल्टा एक्स लेते हो। ओमेगा वाज व्हाट? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यहाँ पे क्या लेते थे? v इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। लेते थे कि नहीं लेते थे हम? यहाँ पे अल्फा विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा टी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? यस सर। तो कौन सा सिस्टम कब आपको लेना है, तो वो भी आपको थोड़ा सोचना है। हाँ, जैसे यहाँ पे जो फोर्स होता था वो यहाँ पे, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे जो टॉर्क होता था वो यहाँ पे क्या हो जाता था? फोर्स हो जाता था कि नहीं हो जाता था? फोर्स क्या करता है? किसी चीज को आगे बढ़ाता है, ट्रांसलेट कराता है किसी चीज को, करेक्ट? टॉर्क क्या करता है? किसी चीज को रोटेट कराता है किसी पॉइंट के अबाउट,
ठीक है, तो ये सब चीजें बच्चों थोड़ा आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में कंपैरिजन करना आना चाहिए। ठीक है, चलो तो तो हम लोग कहां पर थे, या तो मैंने जैसा आपको बताया इस सिस्टम को आप एक स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग के केस में क्या होता है, ये मीन पोजीशन हो गई, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ट्विस्ट कांस्टेंट होता है, आप आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नो, ठीक है। तो उसी तरह से जब ये चीज ये अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा आगे बढ़ा तो इसमें एक फोर्स लगता है ना, जो किसको पीछे की तरफ खींच रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे फोर्स की जगह क्या लग रहा होगा, जैसे ही तुम इसको यहाँ पर लेके जाओगे वैसे ही इसमें एक टॉर्क लगेगा जो कि इसको इसकी मीन पोजीशन पर इस लाइन को लेके आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे वो इस लाइन को क्रॉस कर लेगा वैसे ही जो टॉर्क है इस डायरेक्शन में लगेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? ये तो या तो टॉर्क यहाँ पर ऐसे लगेगा विच विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस रेफरेंस लाइन, और जैसे ही ये वाला ये इसकी रेफरेंस लाइन को यहाँ पे मतलब ये लाइन अभी यहाँ पर आ जाएगी, तो अगेन दिस विल बी डायरेक्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये हमेशा इस पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा, यू नो दिस थिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। फिर जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होती है, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो अब यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है, देखो फोर्स अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है या यहाँ पे जो सस्पेंशन वायर है, यहाँ पर जो तुम्हारी ठीक है, जो ये सस्पेंशन वायर है, जैसे हम जो स्प्रिंग में बोलते थे ना F इज इक्वल टू, क्या बोलते थे हम, F इज इक्वल टू क्या बोलते थे, K इंटू एक्स, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू C इंटू थीटा। देखो देखो आपको फॉर्मूले का सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे F इज इक्वल टू के एक्स है, तो ये क्यों, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को x लेते हैं, रोटेटरी मोशन में वही जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो थीटा बन जाता है ना। तो यहाँ पे टॉर्क विल बी इक्वल टू c इंटू थीटा। तो c क्या है, c को बोलते हैं ट्विस्ट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, c को ट्विस्ट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो अब देखो, अब अगर हम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में और एक कुछ कंपैरिजंस करें, तो जैसे यहाँ पे फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ पे टॉर्क क्या था, कौन बच्चा बताएगा टॉर्क क्या था यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा। यस, वेरी गुड, I इंटू अल्फा, वेरी गुड, ठीक है, ये था यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो SHM कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या बन रही थी अपनी, F was directly proportional to what? F was directly proportional to minus x करें। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, माइनस थीटा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपनी कंडीशन क्या क्या रही थी, यहाँ पे तो दिस इज वेरी सिमिलर, एक्सीलरेशन वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों एक्सीलरेशन की जगह? अल्फा। अल्फा, वेरी गुड, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस बच्चों, आ जाएगा कि नहीं? यस। ओके, तो अब देखो तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होगा दैट विल बी एक्चुअली I अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्या हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे जो नेट टॉर्क लग रहा होगा विच इज इक्वल टू I अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू
आई अल्फा ना, No, sir. नहीं ये नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे फिर बताओ? मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाँ यस, यहाँ पे देखो स्प्रिंग वाले केस में हम क्या बोलते थे? F which was equal to minus k into x, correct? Minus k into x is equal to minus m into a, minus m omega square x. स्प्रिंग वाले केस में हम ये बोलते थे ना, यहाँ पर हम देखो क्या बोलेंगे, टॉर्क which is equal to I alpha is equal to c into theta, c into c theta minus c theta, ठीक है? ये तो बोल सकते हैं ना, करेक्ट? यस और नो? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Yes, sir. ये देखो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो स्प्रिंग वाला जो हमने केस देखा था, स्प्रिंग में जब भी ऑसिलेशन हो रहा था तो हमने क्या बोला था, ये जो नेट फोर्स लग रहा है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, विच वाज माइनस के एक्स, दैट वाज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, विच वाज एम ए की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दो। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते हैं आई इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, दोनों जगह माइनस माइनस साइन लगा दो, करेक्ट ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई आई। आगे कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा? टाइम पीरियड जो आएगा, Sir, 2 pi under root 2 पाई अंडर रूट alpha by अल्फा theta. नहीं है, अल्फा नहीं, अल्फा क्यों आएगा? थीटा थीटा तो नहीं कैंसिल आउट हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर सी बाई आई आ गया ना, करेक्ट? तो देखो यहाँ पे 2 पाई बाई टी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई आई, करेक्ट? तो जो टाइम पीरियड आया मेरा कितना है? टाइम पीरियड आया 2 पाई आई बाई सी। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आया था? 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के आया था कि नहीं आया था? स्प्रिंग के केस में ये आया था टाइम पीरियड कि नहीं आया था बच्चों? Yes, sir. आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ रहा है? आई बाई सी। यहाँ पे आई क्या है अपना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सी क्या है अपना? ट्विस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पे एम क्या था? मास ऑफ द स्प्रिंग था, मास ऑफ द ब्लॉक था। और के क्या था? के वाज स्प्रिंग कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जनरली आप लैबोरेटरी में अगर आपको ट्विस्ट कांस्टेंट स्ट्रिंग का पता है, विच इज रिलेटेड इन सम वेज टू यंग्स मॉडुलस, ठीक है? तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का मालूम है तो आप या तो यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप यू कैन कैलकुलेट यंग्स दिस येलो जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग यंग्स मॉडुलस। सी का एक रिलेशन रहता है विच इज सी इज रिलेटेड इन सम वेज टू यंग्स मॉडुलस, ठीक है? तो अगर तुमने टाइम मेजर कर लिया, आई मेजर कर लिया, तो तुम सी मेजर कर सकते हो, और फिर सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे तुम स्ट्रिंग का यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हो। समझ में आई बात सभी बच्चों को? जल्दी से लिख लो इसको। प्लीज राइट इट डाउन। दिख रहा है ना सबको? प्लीज राइट इट डाउन। तो कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ वेरियस सिचुएशंस। कुछ एक सिचुएशन दे देंगे उसमें तो टाइम पीरियड पूछेंगे वो, ठीक है? जैसे कई सारे केसेस बन सकते हैं, यू नो। चलो तो एक मैं आपको केस देता हूँ। एक देखो मैग्नेट है, ठीक ठीक है? सो इसको तुमने स्लाइटली ऐसे किया तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो मालूम है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना फोर्स लगता है यहाँ पे? व्हाट इज द फोर्स दैट एक्ट्स? मालूम है कैसे? अभी आपने मैग्नेटिज्म का देखो टेस्ट दिया है, बताओ कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे? दिस F is equal to how much? And the south pole, this is equal to how much?
देखो इसको अब अगेन मैग्नेटिज्म को आप इलेक्ट्रिसिटी से एनालॉगसली देख सकते हो ना। तो यहाँ पर आप समझो पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे समझो नेगेटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कितना था, Q इंटू ई था। चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो फोर्स कितना लगता था, Q इंटू ई। तो यहाँ पर हम क्या ज्यूम करते हैं, मैग्नेटिक चार्ज है QM, पॉजिटिव QM माइनस QM। ठीक है, तो इस पॉजिटिव QM चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, QM इंटू बी। इस तरह यहाँ पे माइनस QM इंटू बी ये फोर्स लगेगा। ये देखो इसमें एक टॉर्क लगाएगा जो किसको दोबारा से इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देगा ऐसा। चार्ज में भी हमने ये देखा था, चार्ज में हमने क्या देखा था कि जब कोई एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको तुम स्लाइटली अगर मान लो पहले ऐसे था, इसकी पोजीशन को स्लाइटली तुम ऐसा स्लाइटली ऐसा कर देते हो, स्लाइटली टर्न करते हो ना, तो ये अपनी ये इस पोजीशन पर आने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको तुमने स्लाइटली ऐसे टर्न किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाने का प्रयास करेगा एंड इट विल अलाइन विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज गिवन बाय QM इंटू एंड QM आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है, QM क्या होता है। यस बच्चों, QM की वैल्यू क्या होती है। ठीक है चलो, एनीवेज तो हम लोगों ने देखा था जैसे यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू हाउ मच, P इज इक्वल टू Q इंटू L, अगर इसकी लेंथ L है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू से करते थे ना, तो दिस इज QM इंटू L। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क कितनी टॉर्क विल बी हाउ मच। देखो यहाँ पे टॉर्क कितना था, PE sin थीटा था। यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, म्यू B sin थीटा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। यहाँ पे टॉर्क कितना था, जब हमने एक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा था, इट वाज PE sin थीटा। यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, म्यू B sin थीटा ना। P was mu here, E is B here, sin theta is same like that। तो अगर छोटा है तो ये दिस इज स्मॉल, इसको म्यू B into थीटा लिख सकते हैं, करेक्ट। और टॉर्क को आप अगेन यू कैन राइट इट एज I into अल्फा, which could be written as I into minus omega square theta। मतलब ये ऑब्वियसली दिस ऑपोजिट टू दिस। देखो जब तुम इसको ऐसे, मतलब जब तुम इसको सपोज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट तुम्हारा ऐसे था, तो तुम इसको ऐसे घुमाते हो तो कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, so this is minus I omega square theta। ठीक है, सो यहाँ पर देखो I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन म्यू बी। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है अपनी, कितनी आती है, म्यू बी बाई आई। इसको आप 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना हो गया, पाई बाई, या MB भी लिख सकते हो। कभी कभी कुछ बुक्स में मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को वो डाइपोल मोमेंट जिसको बोल रहा हूँ वो M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिपेंड्स। यहाँ पे म्यू क्या है बच्चों, म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्योंकि I ये होता है, अगर आपको याद होगा तो। इसमें बताओ किस बच्चे को डाउट है।
अगर आपको ये सब याद नहीं है तो समझ में नहीं आएगा वैसे तो, पर अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, कुछ डाउट है तो बता दो, मैं उसको उस कंसेप्ट को फिर से बता दूंगा। अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ, मैं वो कंसेप्ट जल्दी से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया था। बट हम सब चीजें यहाँ पे देख चुके हैं। जल्दी से आपकी टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड है। तो देखो ये हमने देखा था आई अपॉन म्यू बीट, करेक्ट। तो इससे तुम कई सारी चीज निकाल सकते हो। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, तुम्हें क्या निकालना है, इसका मास दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर व्हाटएवर दिस इज, ऑल दिस एच दिस थिंग। तो इसका टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है पाई। तो तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सिंपल रहता है इसके क्वेश्चंस। तो बस पहले तुम आई निकाल लो। आई आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का एल, ये आई का फॉर्मूला होता है, मालूम होना चाहिए बच्चों ये आपको, ठीक है। और तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट 3.4 दिया है, तो तुमने आई निकाल लिया। म्यू तुम्हें दिया हुआ है तो बी नहीं निकाल लोगे। इसमें बस कैलकुलेशंस करने हैं, प्लीज गो थ्रू इट वंस, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या बोले, टू मैग्नेट्स विद मैग्नेटिक मोमेंट mu1 and mu2 are joined suspended in the earth's magnetic field so as to perform angular oscillation in horizontal plane when the like poles are joined together. So now it is just like saying like poles are joined. क्यों ऐसा बोल रहा है ये, देखो नॉर्थ एंड साउथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, जस्ट लाइक डाइपोल मोमेंट में माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है डाइपोल मोमेंट, उस तरह मैग्नेटिक मोमेंट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। पहली चीज तो अब जब तुम यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट भी लगा दोगे जिसका नॉर्थ और साउथ ऐसे है, क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे ना, ठीक है। so as to perform angular oscillation when the like poles are joined together, like poles are joined together, ऐसे ऐसे नहीं किया इसने एक्चुअली, इसने प्रोबब्ली ऐसे इसको करा है, like poles are joined together, ऐसे इसने कुछ तो किया होगा इसको, ठीक है। हाँ सेम डायमेंशन है, हाँ बराबर, like poles are joined together। देखो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों, करेक्ट। मतलब तुमने एक मैग्नेट ऐसे लिया, उसमें नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे रखा है और दूसरे का भी नॉर्थ साउथ ऐसे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे भी साउथ से नॉर्थ है, तो दे बोथ आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू बी एडेड when they like poles join to period of their angular SHM is 5 सेकंड, ठीक है। तो अभी अनलाइक पोल जब ज्वाइन कर दोगे साउथ से नॉर्थ, तो अब जब तुम इसके अनलाइक पोल ज्वाइन कर दोगे तो नॉर्थ से साउथ, तो साउथ से नॉर्थ, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इसके मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है सब छोटी छोटी चीजों का। तो जब तुम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन बच्चों, व्हाट विल हैपन, म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, करेक्ट। तो तुम्हारा प्रोबेबली टाइम पीरियड शुड आई थिंक इंक्रीज, क्या और इंक्रीज और डिक्रीज, आई थिंक शुड, या इट शुड इंक्रीज, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी बताओ, अभी दो मैग्नेट हैं वो ऐसे रख दिए मैंने, नॉर्थ साउथ, इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला और फिर मैंने इनका मैग्नेटिक मोमेंट, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इसको तुमने जब ऑसिलेट किया, ठीक है, तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, सो इट इज लाइक दैट। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात। ये आपको दिस कंसेप्ट इज आल्सो गिवन इन एचसी वर्मा, बताओ कौन से पेज नंबर पे। If you go on page number chapter 36 of HCV, page number 268, same concept is explained here. ये देखो
तो इस तरह की डिवाइस होती है, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोबेबली ऐसे लगाते होगे, क्या इसको, या तुम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोबेबली ऐसे लगाते होगे, और ये जो दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। अच्छे से देखो, अभी दिख रहा है ना सबको, समझ में आएगी नहीं है बच्चों ये कंसेप्ट आपको। तो ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर आप इसको घुमाते हो, ठीक है ना, इसको ही आप, ये जो मैग्नेट यहाँ पे रखा है इसको ही घुमाते हो। और जो तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब अगर समझो नॉर्थ पोल तुमने यहाँ पे रखा, साउथ पोल यहाँ पे रखा, अगेन कीप जस्ट नॉर्थ पोल ओवर हियर एंड साउथ पोल ओवर हियर, तो यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐड हो जाने हैं, बस सिंपल सा। तो फिर μ1 प्लस μ2 कर देना। अगर तुमने नॉर्थ साउथ ऑपोजिट रख दिया है तो they're just going to get subtracted, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बच्चों सबको? प्लीज गो थ्रू दिस इन योर HC वर्मन, लिख लो पेज नंबर 268, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। बताओ जल्दी से बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? I'm waiting for your answer. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारी डिस्क तो कुछ ऐसे लटकाई है तुमने ना, डिस्क को तो तुमने ऐसे लटकाया है ना, करेक्ट है कि नहीं है? डिस्क को आपने ऐसे लटकाया हुआ है, ठीक है। तो डिस्क को क्योंकि तुमने ऐसे लटकाया है, तो मान लो ये रेफरेंस लाइन है, तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 है, ठीक है। It oscillates the period of 2 seconds. ओके, तो यहाँ पे स्प्रिंग का जो ट्विस्ट कांस्टेंट है वो c, वो चेंज नहीं होने वाला है। ध्यान रखने सब वर्ड्स, ट्विस्ट कांस्टेंट और ये सब चीजें। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो कितना हो जाएगा, 2 पाई, क्या देगा था हमने, I by c, करेक्ट। I by c देगा ना, m by k होता है, तो I by c हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 सेकेंड्स है एंड ऑल दैट। तो जब तुमने दूसरी डिस्क को इसके ऊपर रखा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा देखो, ठीक है। तो ये t डैश ले लेते हैं इसको, दोनों को बस डिवाइड कर दो, दोनों को जब तुम डिवाइड कर दोगे, क्योंकि c यहाँ पे 2 लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, this will be I1 upon, तो I1 कितना, t कितना, this implies this is 2 upon t is 2 ना, second, okay, this is t dash, which is equal to I1 कितना था, 0.2 प्लस I2, बस सॉल्व कर लो उसको, देखो कितना आता है, सॉल्व दिस एंड सी कितना आ रही है,
should come 4 upon, अच्छा 2 इक्वेशन बन गए ना यहाँ पे। क्या कुछ दिया है क्या यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में? हाँ दिया ना, टाइम पीरियड दिया है 2.5 seconds. So this is given as 2.5 seconds. 2.5 का होल स्क्वायर मतलब 6.25 प्लस 5, ठीक है। This implies ठीक है। कितना 0.8 प्लस 4i2 0.2 6.25. This is 1.25 and the i2 is 0.8 0.kg. This is our answer. समझ में आई बात कि नहीं आई? जब हम किसी ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, वो कंटिन्यूअसली तो वो एसएचएम नहीं करता रहता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली एसएचएम नहीं करता रहता है, ठीक है। तो अब देखो उस सिचुएशन को हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज मैंने इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइटली पुश किया, तो अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, अब इसमें भाई कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो जैसे मैं इसको नीचे की तरफ पुश करूंगा तो इस ब्लॉक पे देखो एक फोर्स जो जो लग रहा होगा वो तो ये होगा, कौन सा फोर्स, ऊपर की तरफ, ये कौन सा फोर्स है, kx स्प्रिंग फोर्स। तो मैंने नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया है तो इसमें स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और बच्चों आप ये सोच के देखो जरा, यहाँ पे ये जो वेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस तरह का जो एक प्रोजेक्शन टाइप का दिख रहा है, ये जब नीचे जा रहा होगा इस पे भी तो एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा, इस पर एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, है कि नहीं है, जो कि इसको आफ्टर सम टाइम स्टॉप कर देगा। एंड विस्कस फोर्स आपको मालूम है डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है। विस्कस फोर्स में बीवी इस टाइप से लगेगा। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है जो F के बराबर, विच इज माइनस ऑफ BV, करेक्ट, ठीक है। क्यों माइनस BV बोल रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा है विस्कस फोर्स हमेशा। तो अब देखो यहाँ पे नेट फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कौन कौन, जो M हमने देखा था ना, M माइनस M ओमेगा स्क्वायर x, करेक्ट, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, एक तो माइनस kx था, लेकिन अभी यहाँ पर एक विस्कस फोर्स भी हमने ऐड कर दिया। इनफैक्ट आप तो ये लगाओ या ना लगाओ, ये हमेशा फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एयर तो है ही है, एयर तो है ही है, एयर की वजह से कुछ एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। चलो सो करेक्ट। तो जब तुम अभी इस तरह की जब इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो कुछ इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस यू हैवंट डन इन मैथमेटिक्स, दिस इज डन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो तुमने शायद नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मुझसे पूछना मत है कैसे आता है, इसको बस लिख लो, साइन ओमेगा डैश टी प्लस ओमेगा डैश जो होता है तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू, मैं आपको इसका मतलब बता दूंगा, ठीक है। ओमेगा नॉट कोई भी ले सकते हो, ओमेगा नॉट, ठीक।
उसको आप चाहो तो ओमेगा डैश को आप ये भी लिख सकते हो। तो देखो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, लेकिन अभी क्या क्या वो ओमेगा डैश देखो कितना आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका, इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम आता रहेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, और हम एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इवन तो कम हो रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है? इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो देखो अब होगा क्या इस वाले केस में, जैसे ही मेरा ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, जैसे ही मेरा ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो हो सकता है आफ्टर सम टाइम इंस्टेड ऑफ रीचिंग दिस पोजीशन, इसमें दिस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड, पहले मान लो अगर एम्पलीट्यूड इतना था तो हो सकता है आफ्टर सम टाइम एम्पलीट्यूड इतना हो जाए, कम हो जाए एम्पलीट्यूड, फिर इतना हो जाए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसका धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी कम हो रही है? ओमेगा डैश, क्या ये ओमेगा डैश फ्रीक्वेंसी ये कम हो रही है? ये फ्रीक्वेंसी नहीं कम हो रही, देखो फ्रीक्वेंसी उतनी है, एम्पलीट्यूड मेरा जीरो हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बट सम और अदर हाउ फ्रीक्वेंसी इज बीइंग दैट मच, उतनी इंटैक्ट बनी हुई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। नहीं, यहाँ बुक में दिया था तुम्हारी बुक में ग्राफ, ठीक है ना, मैं ग्राफ पेस्ट कर यहाँ पर देखो। तो यहाँ पे बच्चों ये एम्पलीट्यूड आपको ऐसे दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये देखो ए ई माइनस बी टी बाई 2m, इसका जो अगर मान लो इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये जो है ना बेसिकली ये आपको जो एनवेलप दिख रहा होगा इसका, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड विल बी पॉजिटिव एंड एम्पलीट्यूड विल बी नेगेटिव एज वेल। तो a इज इक्वल टू, ये जो ग्राफ है ना, दिस a इक्वल्स टू a नॉट e माइनस बी टी बाई 2m, दिस इज a इज इक्वल टू माइनस a नॉट e। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसमें आपको इसका क्या बोलते हैं, इसका ये याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, ये रिलेशन याद करना पड़ेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा फिर इसका, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर दिस। तो तुम्हें ओमेगा डैश पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ओमेगा डैश से टाइम पीरियड आ जाएगा तुम्हारा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा डैश, सो दिस इज टाइम पीरियड। आपको इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ज्यादा कुछ घुमाया घुमाएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? इसका देख जस्ट एक फोर्स्ड ऑसिलेशन में जल्दी से एक आइडिया हम लोग ले लेते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है। अब अगर हमें लैबोरेटरी में सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाना है, देखो, तो अगर मान लो हमें लैबोरेटरी में सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं लैबोरेटरी में, हाउ डू यू क्रिएट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल सा लॉजिक है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो अपना फोर्स हो गया, करेक्ट। तो अभी किसके किसके बराबर था, माइनस के एक्स माइनस बी वी। अब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लगा दूं, अब ये मैंने यहाँ पर एक एफ नॉट साइन ओमेगा टी का एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये फोर्स लगाने का मेरा पर्पस क्या है कि इसका जो नेट फोर्स है ना, जो इसका जो इस टोटल और इस पूरी चीज का जो नेट फोर्स है ये अप्रोक्सीमेटली माइनस के एक्स के बराबर होना चाहिए। तो फिर हमें एक कंटिन्यूअस ऑसिलेशन मिलता रहेगा, नहीं तो क्या होगा, हम किसी चीज को ऑसिलेट कराएंगे, वो बिकॉज ऑफ डैम्पिंग वो क्या हो जाएगी, वो आफ्टर सम टाइम उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, इट विल स्टॉप ऑसिलेटिंग। ठीक है ना, इट विल स्टॉप ऑसिलेटिंग। ठीक, तो हमारा इस माइनस के एक्स को लगाने का पर्पस क्या है, हमारा इस माइनस के एक्स को लगाने का पर्पस यही है कि
जो डैम्पिंग की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं अपने, डैम्पिंग की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं वो खत्म हो जाएं, ठीक है। और वो कैसे खत्म होंगे, जब हम, जब मेरा ये वाला जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर हो जाए, ठीक है। समझ में आ रही, और इसी को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन है ना बच्चों, ये जो कंडीशन होती है जब जब ऑलमोस्ट तुम्हारा यू गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। या ये बच्चों ये बात समझ में आई? आप ऐसे कई कई बार ये वर्ड पढ़ते हो फोर्स्ड ऑसिलेशन, बट आपको उसका मतलब नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो अभी इससे इसका मतलब ये समझ लो, फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो फोर्स है बेसिकली हम इसकी इसकी ओमेगा को चेंज करके हम इसका एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड को इसका ओमेगा, इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस ऑसिलेशन की जो हमने यहाँ पे लगाई है, ये हम कैसे भी लगा सकते हैं। ये दिस वी हैव पुट इट थ्रू सम मशीनरी और समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। कोई चीज को वाइब्रेट करा रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो दैट ये तुम्हारा जो नेट वैल्यू है माइनस बीवी, और ये दिस काइंड ऑफ बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना इसका मैं ज्यादा, आई एम नॉट राइटिंग ऑल दोस टर्म्स एंड ऑल, बट आप ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलो, तो एक आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आपकी बुक में भी है। तो इसमें इसका मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे भी आऊंगा, अब बताते हो रेजोनेंस, पहले समझ लो क्या होता है। सपोज यहाँ पे दो दो पेंडुलम है, ये दो ऑलमोस्ट सेम लेंथ के हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो जब तुम इसको ऑसिलेट कराओगे, जब तुम इस पेंडुलम को ऑसिलेट कराओगे तो तुम देखोगे ये पेंडुलम भी ऑसिलेट हो रहा है, ये पेंडुलम भी ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। और ये पेंडुलम भी ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इसका ऑसिलेशन और इसका ऑसिलेशन, इसका ऑसिलेशन और इसका ऑसिलेशन मर जाता है, ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। आप देखोगे आफ्टर सम टाइम ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, और ये वाला पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। तो ये ऑसिलेट होते 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 पहले ये बंद हो जाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम ये ऑसिलेट होगा, ये बंद होगा, ऐसे इट विल कीप ऑन हैपनिंग, दिस दिस फिनोमेना विल कीप ऑन हैपनिंग। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इस फिनोमिना को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। आपने इसका वीडियो देखा है क्या? चलो पहले आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्चुअली। Created by Professor Edwin Henry Barton and is known as Barton's pendulums. This pendulum is with the heavy bob and is called the driver pendulum. The other pendulums have bobs of lighter weights. One of them has the same length as that of the driver pendulum. This one. This has the same natural frequency as that of the driver pendulum. This has a shorter length and therefore higher natural frequency, and this is longer and has lower natural frequency. When the driver pendulum is allowed to oscillate freely, it transmits the energy of oscillation to the other pendulums. The one with the same length achieves the maximum amplitude. This is what we call resonance. These two pendulums have lower amplitude and is example of forced vibration. So this I was trying to tell you. कुछ टाइम बाद ये रुक जाता है, ये चलने लगता है, वो कुछ टाइम बाद क्या होगा? After some time, the amplitude of the driver pendulum decreases due to damping, but the amplitude of this pendulum is still high. Now this becomes the driver pendulum and this one the driven. Watch carefully how the amplitude of this one increases.
अब कुछ टाइम बाद ये वाला रुक जाएगा, ये वाला पेंडुलम भी दिख रहा है, कुछ देर बाद रुक जाएगा ये, फिर ये मूव करने लगेगा। क्यों रुक रहा है? बिकॉज ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग हमने देखा है ना, जो एम्पलीट्यूड कम होता Also है। notice that all the pendulums are not oscillating in the same phase. From this video, we get a fair bit of conception about forced vibration and resonance. For better concept, we have to do some maths, that means calculus. In forced vibration, the oscillator is always under the influence of three forces. Number one, restoring force, which tend to bring the oscillator back to the equilibrium position. Number two, the damping force, which is proportional to the velocity of the oscillator and act opposite to that of the restoring force. Number three, the driving force, which is an external force applied to the oscillator. The differential equation for such ओके, oscillator. सो इस पे नहीं जाना है ना। ओके बच्चों, तो जो हमने भी एक्टिविटी देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि जब तुमने भाई इस पेंडुलम को घुमाया तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट कर रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट कर रहा है, ये भी थोड़ा, ये भी ऑसिलेट कर रहा था। बट इन तीनों में सबसे ज्यादा जो जिसका जो ऑसिलेशन था वो, इसकी जब लेंथ इसके बराबर है, तब उस वाले पेंडुलम का जो लेंथ, जो ऑसिलेशन था वो सबसे हाई था। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम हाँ, तो इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़े मैथमेटिक्स है जो आप अभी समझ नहीं सकते हो। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो आप ऐसा समझ लो अभी कि हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा अभी ये छोटा वाला भी ऑसिलेट कर रहा था, बड़ा वाला भी ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा किसका फ्रीक्वेंसी सबसे या सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका था? इसका था, जो जिसकी लेंथ इसके इस लेंथ के बराबर थी। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो हर एक चीज का, इस दुनिया में हर एक चीज का एक पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। हर चीज कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर है, और जैसे ही तुम उसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर लेके जाते हो तो यू सी इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब हमने जो फ्रीक्वेंसी लगाई है वो किसके बराबर हो गई है? ओमेगा डैश के बराबर हो गई है। तो एट एक्चुअली रेजोनेंस की कंडीशन होती है एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डैश। मतलब कौन सा ओमेगा? यहाँ पे ये ओमेगा। जब ये ओमेगा ओमेगा डैश के बराबर हो जाता है तब तुम्हें रेजोनेंस की कंडीशन मिलती है। ठीक है, यहाँ पे डैम्पिंग सबसे कम होती है। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डैश पे डैम्पिंग इज लीस्ट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो अगर डैम्पिंग लीस्ट है तो तुम्हारी बुक में एक देखो डायग्राम बना हुआ है। कौन सा डायग्राम बना हुआ है? एक इस तरह एम्पलीट्यूड और यहाँ पर तुमने फोर्स फ्रीक्वेंसी का लगाया। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, तो ये कंडीशन कब बनेगी और ये कंडीशन कब बनेगी? ये तुम्हारी कंडीशन बनती है रेजोनेंस पे। ठीक है, स्मॉल डैम्पिंग, दिस इज अ कंडीशन फॉर एट रेजोनेंस। कोई और कंडीशन, कोई और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एट ओमेगा नॉट, ये तुम्हारा यहाँ पर समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अदरवाइज अगर तुम्हारा डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं आ पाता, छोटा ही हो पाता फिर इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, इट्स लाइक एक शार्प सा कर्व उस पॉइंट पर काइंड ऑफ बन जाता है। अगर तुम्हें ग्राफ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट ये बात समझ लो कि जब तुम इसको, इस पेंडुलम को मूव करते हो तो इसके मोशन की वजह से this pendulum also starts to move, this also starts to move, this also starts to move। और जो जिसकी लेंथ इसके बराबर की, मतलब जिसका नेचुरल वाइब्रेशन इस वाले इस ड्राइवर के पेंडुलम से मैच कर रहा है, ये ड्राइवर पेंडुलम है ना, इससे मैच करेगा, तो देन व्हाट विल हैपन?
इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेजोनेंस कौन सी कंडीशन होती है? वो वाली कंडीशन होती है जहां पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, एक वो वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा जहां पर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, जो कि ओमेगा डैश पे मिलती है। इतना बस ध्यान रखो, ठीक है। If we started isolation from this, I did not get your question, आकाश, आप बता सकते हो, थोड़ा elaborate कर सकते हो? सर हाँ हाँ बोलो। सर अगर हमने सबसे छोटे वाले पेंडुलम को मूव किया तो उससे कौन सा वाला दूसरा पेंडुलम मूव करेगा? तो अब वो एक्चुअली वही मैंने बोला, इसके पीछे यू हैव टू सी सम मैथमेटिकल फॉर्मूलेज एंड ऑल, बट पॉइंट इज तीनों भी ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। और जिस पेंडुलम पे उसका डैम्पिंग सबसे कम लगेगा, वो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक्चुअली ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो फोर्स है क्या कर रहा है, इसकी जो ये डैम्पिंग है इसको खत्म कर रहा है ना। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से, इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी की वजह से, जो कि मान लेते हैं ओमेगा है, तो जिसकी डैम्पिंग सबसे ज्यादा कम होगी उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, ध्यान में रखो, ठीक है। तो लोअर द डैम्पिंग मोर इज द एम्पलीट्यूड, ये बात एक थ्योरी की तरह है, बट इसको याद रखो, लीस्ट द डैम्पिंग मोर विल बी द एम्पलीट्यूड, ओके। यस, बोलो अभी क्या बोल रहे थे? क्लियर समझ में आई बात? यस। ओके, और ध्यान से समझना इस बात को। तो दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अगर आपको नहीं समझा था तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है इन केस ऑफ दिस SHM, वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई इस ऑब्जेक्ट में कुछ रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना, मतलब यहां तक गया, फिर ये यहां तक गया, ठीक है, ठीक। तो ये जो है भाई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इसमें रीस्टोरिंग फोर्सेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ये क्या है, ये मेरा रीस्टोरिंग फोर्स तो है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है हमेशा। यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। ठीक है कि नहीं बच्चों? यस नो कुछ बोलिए। तो ये एक ही फोर्स लग रहा है, करेक्ट। पर अगर मैंने बोला कि ये मान लो F1 ऐसा लग रहा है और यहाँ पे एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है इसमें, जो कि ऐसे लग रहा है, एक एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है फोर्स, दूसरा फोर्स वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। अब और यहाँ पे मैं आपको बोलूं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसका भी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, या लेट्स नॉट टेक वाई एक्सिस की तरफ ले लिया मैंने, आप चाहो तो इसको एक्स एक्सिस की तरफ भी ले सकते हो, मतलब दूसरा फोर्स और लग रहा है F2, करेक्ट। अब F2 किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, डजंट मैटर, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं, चलो F2 इसका जो F2 एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो जो एम्पलीट्यूड जो होगा इसका, या जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो x1 प्लस x2 होगा कि नहीं होगा बच्चों? बताओ जल्दी से, होगा कि नहीं होगा? टू मेक थिंग सिंपल, पहले हम इसको हम x1 लेते हैं, इसको हम x2 लेते हैं। अगर केवल तुम F1 लगाते थे तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट x1 होता था, F2 लगाते थे तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट x2 होता था, ठीक है। तो जो न्यू डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x1 प्लस x2 आ गया, ठीक है। और x1 मान लो है तुम्हारा a1, इसकी वजह से एम्पलीट्यूड a1 था, साइन ऑफ ओमेगा टी है मान लो ये, और x2 जो इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है साइन ऑफ, क्योंकि मैंने बोला है दोनों केसेस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ले रहे हैं वो सेम है, सो ओमेगा टी प्लस सम फेज फाई या
सम कुछ फेज डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, जो भी रहेगा ये, ठीक है। तो जब तुम इस तरह की इक्वेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है बच्चों, इस तरह की इक्वेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, तो आई जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन द रिजल्ट, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, कर दूं सॉल्व कि कर लोगे इसको सॉल्व, जल्दी से बताओ। चलो देख लो, अच्छा कर देता हूँ फिर से सॉल्व एक बार। इसको हम लिख सकते हैं a1 sin ओमेगा टी, बट मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा इसको, a2 sin ओमेगा टी कॉस ऑफ डेल्टा प्लस, डेल्टा क्यों लगाए, क्योंकि दोनों में कुछ फेज डिफरेंस रहेगा ना, जरूरी थोड़ी ना कि जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट से भी ये मतलब कहने का मतलब ये हो गया, हो सकता था देयर मे बी सम फेज डिफरेंस बिटवीन देम। अगर मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है इस पॉइंट से, तो हो सकता था ये इस पॉइंट से कहीं से तो मूव कर रहा है, so सम इन दोनों के बीच में सम फेज डिफरेंस जो कि डेल्टा के बराबर है, ठीक है। सर्कुलर मोशन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना। तो फाइनली कितना जाएगा, cos ओमेगा टी साइन डेल्टा, ठीक है। फाइनली जब तुम इसको सॉल्व वॉल्व करोगे तो तुम्हारा साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, a1 प्लस a2 cos डेल्टा आ जाता है। इस तरह की इक्वेशन मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करता है बच्चों, प्लस साइन डेल्टा cos ओमेगा टी, ठीक है। तो फाइनली ये इस तरह की इक्वेशन जो होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरह की इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को कैसे लिखते थे, याद आ रहा है कुछ, क्या करते थे पहले, किसी कुछ याद आ रहा है, सो गए सब, हाँ ये सब इतने कैन लीव। सो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था इसको एक ट्राइंगल की तरह बनाओ, एक साइड ए एक साइड बी, ठीक है। और एक साइड मान लेते हैं हम कितनी है, एक साइड मान लेते हैं हम डेल्टा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा डिपेंड करता है किसको दोगे, इसको दोगे हैं ए अपॉन, तो इसको दे दो डेल्टा, एक काम करो, या इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, डेल्टा ए पे रहने दो। तो देखो ये हो गया cos डेल्टा साइन थीटा प्लस साइन डेल्टा cos थीटा, ठीक है। ये कितना हुआ, साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा, ओके ओके ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ हो जाएगा, या आप इसको फाई ले सकते हो, फाई ले लो, ऑलरेडी डेल्टा वेल्टा है यहाँ पे कुछ, तो इसको फाई वाई जब तुम ले लोगे तो यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों, एक काम करते हैं, डेल्टा डेल्टा बहुत ज्यादा है, इसको फाई ले लेते हैं, इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग अदरवाइज। डेल्टा तो दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है ना, इसका इसके बीच का जो एंगल है उसको वो डेल्टा है। देखो यहाँ पे डेल्टा बेसिकली इसको फाई ले लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जो डेल्टा है ना बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो डेल्टा है मेरा वो क्या है, अगर मान लो x1 ऐसा था x2 ऐसा था, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है डेल्टा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो अगेन ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया। अब जो तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा कुछ इस तरह से आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे तुम एक चीज और बोल सकते हो, tan phi इज इक्वल टू b बाई, ठीक है।
तो यही तो देखा था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, एकदम वैसा का वैसा ही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे कितना आ रहा है अपना, इसको जब तुम क्या बोलते हैं, इसको करोगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 cos, ठीक है, सब cos 5, यस, यहाँ पे 5 क्या है तुम्हारा, 5 इज tan इनवर्स ऑफ p बाय a। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, तो बस ऐसे ही रहेगा इसका, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, यही था बस कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM। तो चलो एक केस देखते हैं और उस पर हम थोड़ा सा ये करते हैं, उस पर थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कैसा रहेगा। तो पहले तो बताओ ये सबको समझ में आई बात कि नहीं आई, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM जब हमने देखा, ये सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? सब बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? से यस नो समथिंग बच्चों, यस बच्चों कुछ बोलिए, समझ में आई नहीं आई? समझा नहीं, हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी देख चुके हैं इसी सेम कंसेप्ट को। चलो चलो बच्चों जल्दी से बताओ। देखो सिंपल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एक जो एसएचएम हो रहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, ऐसा कहीं तो हो रहा होगा ना, एक एसएचएम तुम्हारा एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, दूसरा एसएचएम कैसा हो रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मान लो इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा होगा। तो दोनों के बीच में एंगल डेल्टा कितना है, 45 डिग्री। तो क्या डिफिकल्टी है, ओमेगा दोनों का सेम है, तो क्या होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, व्हाट इज ए रिजल्टेंट, देखा है ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा। पर ये रिलेशन हमने डिराइव किया था। तो ये बेसिकली फाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हमने फाई लिखा था, बट एक्चुअली इसको जब तुम करते हो तो ये, आई एम सॉरी, यहाँ पे डेल्टा आता है, बट ये हम वेव में कर चुके हैं, इसको जस्ट करेक्शन कर लो यहाँ पर। ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा a है ना, ये तुम्हारा b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जब तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हारा कुछ इस ये वाला रिलेशन आएगा। एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर दिस, वहां पे मैंने फाइव लिख दिया था, ठीक है, तो ये फाइव एक्चुअली होता है tan इनवर्स ऑफ b बाई a, ये सही है अपना, यहाँ पे डेल्टा होगा। तो प्लीज मेक दिस करेक्शन बच्चों, ओके।
तो यहाँ पे डेल्टा हमारा 45 डिग्रीज है, बट ये हम वेव में कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी होना चाहिए समझने में। तो a1 कितना है यहाँ पे x नॉट स्क्वायर के बराबर है, a2 कितना है s नॉट स्क्वायर के बराबर है, प्लस 2x नॉट s नॉट, और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे cos ऑफ cos डेल्टा इज cos 45, तो फाइनली जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा √2x0 s, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको, फिर एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल एंड। See this question, how to solve this? ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तीनों के एम्पलीट्यूड सेम है ना, in the same direction combine. The phase of the second motion is 60 degree ahead of the first and the phase of third is 60 degree ahead of the second. तो मतलब एक तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। डायरेक्शन देखो तीनों के अभी बोले तीनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो ये जो रूल हम लगा रहे हैं तभी पॉसिबल है, तभी वैलिड है जब तीनों जब भी हमारा SHM जो हो रहा होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा होगा, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या हो रहा है। जो अभी हमने ऊपर देखा था ना ये दिस कंसेप्ट, तो बेसिकली देखो अभी मैंने आपको बताया आप इस फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, बट हम जो पर्टिकुलर केस देख रहे हैं वो हम फोर्स को अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट लगाएंगे तब क्या होगा। तो हो सकता है एक F1 फोर्स था, दिस वाज F1 फोर्स एंड लेट्स से दिस इज F2 फोर्स, F1 फोर्स जिसका एम्पलीट्यूड है x1 एंड दिस इज F2 फोर्स जिसका एम्पलीट्यूड है x2। दोनों को आपने कंबाइन कर दिया एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पे तुमने दोनों को कंबाइन कर दिया, तब हो सकता है इसका कुछ फेज होगा इसका कुछ और फेज होगा ना, दोनों का फेज कुछ ना कुछ अलग होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो पहला इसका एम्पलीट्यूड a है, a1 फर्स्ट है तो उसको a1 ले लेते, तीनों के एम्पलीट्यूड तो सेम है। फेज ऑफ सेकंड इज 60 डिग्री अहेड ऑफ द फर्स्ट, तो इट इज लाइक दिस। और क्या बोल रहा है, and phase of second is 60 degree ahead of and phase of the third is 60 degree ahead of the second, तो ये इसके 60 डिग्री ऐसा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा हेक्सागन की तरह बन रहा है, ये एक हेक्सागन बन जाएगा ना, दिस वुड बी लाइक अ हेक्सागन, ऐसा समथिंग लाइक या ऐसा। अगर इसे कंप्लीट कर दो तो ये ऐसा हेक्सागन टाइप का बन जाएगा ये, ठीक है। और व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर दिस, resultant amplitude is this। और अगर आपको मालूम है ये a है ये a है और ये भी a है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2a होता है। अब सोचना क्यों इसका 2a होगा, वेक्टर से रिलेटेड है, इसको थोड़ा वेक्टरली फाइंड करना, सोचना इसका एम्पलीट्यूड 2a क्यों होगा, दिस यू हैव टू थिंक इट योरसेल्फ। अभी टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं आपको ठीक है करके बता। तो आपको समझ में ना फेज का मतलब क्या होता है। टू कंक्लूड दिस टॉपिक बच्चों, अगर कोई भी SHM हो रहा है, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसमें मान लो मैंने फोर्स F1 लगा दी, इसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड A1 था, और मैंने यहाँ पर एक दूसरा फोर्स लगा दिया, ठीक है, सेम अभी कैसे भी लगा सकता हूँ अभी मैं F2, अब इसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड हो सकता है A2 था, करेक्ट। अब आप ऐसा समझो यहाँ पे दो SHM जो है वो कंबाइन हो गए, तो फर्स्ट जो रेड वाला था हो सकता है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, हो सकता था जो ब्लू वाला जो हमने SHM बनाया यहाँ पे वो हो सकता था इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। तो दोनों के बीच में अगर आप देखोगे, दोनों के बीच में देखोगे तो देयर इज सम फेज डिफरेंस, there is some this is over here and this is over here, so there's some phase difference between this and this, and which is given by, let's say, some phase difference delta,
ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे जो 60 डिग्री बोल है, दिस इज बेसिकली दैट फेज डिफरेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2SHM। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हो चुका है, और कल हम लोग विल स्टार्ट विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो वी आर एंडिंग दिस।